शालू और प्रीति एक घर की दो बहुएं थी। बड़ी शालू नौकरी करती तो छोटी प्रीति घर संभालती। दोनों के दो दो बच्चे और सास ससुर। अरे प्रीति बेटा, तेरी बुआ सास कुछ दिनों के लिए रहने आने वाली है। कहाँ इंतजाम करना है रुकने का? अच्छा माँ, कब आ रही है वो? मैं बच्चों के कमरे में इंतजाम कर दूंगी। तभी बुआ सास सामान लेकर आ ही जाती है। अरे जीजी, आप तो परसों आने वाली थी। हम अभी आपकी ही बातें कर रहे थे। हाँ हाँ, सुना मैंने। तू बोल रही थी कि मुझे कहाँ एडजस्ट करना है, वैसे ही जैसे तू माँ को एडजस्ट करती थी। बेचारी एडजस्टमेंट में ही चली गई। और ये जो हार तूने पहना है ना, वो मुझे देने वाली थी। तभी बड़ी बहू शालू आ जाती है। नमस्ते बुआ जी। ये हार तो माँ जी को दादी सा ने ये बोलकर अपने अंतिम समय में दे दिया था कि भगवान तेरे जैसी बहू सबको दे। वो बहुत खुश रहती थी मां जी के पास। बुआ सास बात बदलती हुए कहती है। हाँ हाँ, जा चाय लेकर आ। कोई ये तो नहीं कह रहा कि बुआ जी थक गई होंगी, चाय पी लो। छोटी बहू चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, जिसके पीछे बड़ी भी चली जाती है। और मेरी प्यारी बहना, कब आई? नहीं बात करूंगी भैया मैं। अरे बहन, तू नाराज हो जाती है तो मेरा तो दिल ही नहीं लगता कहीं। मैं सबको बोल देता हूँ, जब तक मेरी बहन है सबसे पहले उसकी बात सुनी जाएगी। उसका काम पहले होगा, बाद में किसी का। समझ गए सब? बुआ सास खुश हो जाती है। फिर सभी खाने के टेबल पर आ जाते हैं। छोटी बहू नाश्ता बनाती है और बड़ी सबको खिलाती है। बुआ सब देख रही होती है। नाश्ते के बाद, अच्छा माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ। छोटी बहू किचन में लग जाती है। बच्चों का टिफिन बनाती है, दोपहर को उन्हें पढ़ाती है, सबको खाना बनाकर खिलाती है और फिर शाम को चाय में सास और बुआ सास के पास बैठ जाती है। अरे छोटी बहू, मानना पड़ेगा तुझे, बड़ी ही फुर्ती से घर का सारा काम करती है। अपने बच्चों के साथ साथ बड़ी के बच्चों को भी संभालना आसान नहीं है। शुक्रिया बुआ, लेकिन हर किसी के साथ मिलकर काम का तो पता ही नहीं चलता। सबके साथ? मुझे तो तेरे साथ कोई ना दिखा। सुबह से देख रही हूँ, तू ही चाय बना रही है और वो तेरी बड़ी वाली सबको दिखाने के लिए परोस रही है कि सबको लगे कि उसने बनाया है। अरे रे रे रे, कितना थक जाती है तू। और वो मैडम बनकर निकल जाती है। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी सुबह से उठकर माँ जी के मंदिर की तैयारी, घर की झाड़ पोछ और किचन में सबको परोसने के साथ बच्चों को तैयार करती है। हाँ, पर तू तो पूरा किचन देखती है ना, वो क्या पागल बना रही है वो तुझे? अरे नहीं नहीं, इतना ही नहीं, शाम को घर आते वक्त वो ताज़ी सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि पतियों को आने में देर हो जाती है। फिर ऑफिस में भी तो सारा दिन काम करती है। रात के खाने में फिर किचन में लग जाती है। वो ना हो तो मैं कुछ ना कर पाऊं। ये बोलकर छोटी वहां से चली जाती है। फिर बड़ी शाम को ऑफिस से आती है। अरे प्रीति, ये सब्जी ले ले और पैकेट में तेरे फेवरेट सिंगर की सीडी है, वो भी निकाल लेना। मैं चेंज करके आ रही हूँ। फिर बुआ की तरफ देखकर कहती है, कैसी है बुआ जी? अच्छी हूँ, मुझे क्या होना है। तू बड़ी मैडम लग रही है इस साड़ी में। बेचारी छोटी को तो फुर्सत ही नहीं मिलती बाल भी झाड़ने को। बता रही थी आज मुझे कि कितनी परेशानी होती है उसे सारा दिन। हाँ बुआ जी, ठीक बोल रही हो आप। घर दिखना आसान नहीं है। 4 बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना लिखाना, इतने लोगों की फरमाइश में हर किसी के लिए अलग अलग व्यंजन बनाना, सब करती है मेरी प्रीति। तो कहाँ मौका मिलता होगा। अच्छा, बाद में मिलती हूँ। ये कहकर शालू वहां से चली जाती है। सास सब सुन रही होती है। वो बुआ सास के पास जाती है। अरे जी जी, कहाँ दो दो बहुओं के बीच पीसी पड़ी हो। मुझे देखो कितनी मौज है, कभी बड़ी के पास तो कभी छोटी के पास। दोनों को अलग करके रखा है।
ना बड़ी छोटी की शक्ल देखे ना छोटी बड़ी की, और दोनों के बीच में मैं मलाई खाती हूँ। तभी वहां छोटी बहू आ जाती है। माँ जी ये लीजिए दवाई, और हाँ, मलाई खाने का सोचिएगा भी मत। आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको मलाई खाने से मना किया है। सास भी बहू की बात को समझकर मुस्कुराने लगती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो इस जिंदगी में ऐसी मलाई खाने की सोचूं भी ना। बुआ सास समझ नहीं पाती कि दोनों सास बहू कैसे उसी के सामने उसी का मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन फिर बुआ सास हार नहीं मानती। अगली दोपहर किचन में जाकर छोटी से कहते हैं, सचमुच तुझे देखकर तो दया ही आती है मुझे। क्यों बुआ जी, मैं क्या इतनी बेचारी सी लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि कितना काम करती है तू। नहीं बुआ जी, दीदी मुझे सुबह जबरदस्ती चाय और नाश्ता ना कराए तो मैं तो सारा दिन भूखी रह जाती। वो मेरे बिना नाश्ता नहीं करती, फिर उन्हें ऑफिस को देर ना हो जाए तो मुझे नाश्ता करना ही पड़ता है। वो मेरी जिठानी नहीं, बहन जैसी है। बुआ की बात एक बार फिर सास सुन तो लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। शाम को बुआ बड़ी से कहती है, कितनी मेहनत करती है तू, घर का काम, बाहर ऑफिस का काम। अरे फिर क्यों इतनी मेहनत की कमाई को सीडी खरीदने में बर्बाद करती है? बचाना सीख पैसा। अरे कैसी बात कर रही हैं बुआ जी? मैं जो आराम से बच्चों की फिक्र के बिना ऑफिस में काम कर लेती हूँ, वो छोटी के कारण ही तो है। ना बाबा ना, मैं तो उसके बिना जीवन सोच ही नहीं सकती। वो मेरी छोटी बहन जैसी है। बहन का कोई शौक मैं पूरा कर सकूं, इसके लिए मुझे पैसे का मुंह देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो क्या था, बुआ सास वहां से भी मुंह बनाकर बाहर आती है जहां खड़ी होती है सास। देखिए दीदी, एक बात बताती हूँ, ये दोनों बहन बनकर यहाँ रहती है। इस घर की मजबूत नींव है दोनों। बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन मेरे ही किसी अच्छे जन्म के कर्म होंगे कि कोई इन्हें भड़का नहीं पाया। तो ये घर आप रहने ही दीजिए। पीले दांत वाली बहू। रंजना कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं। शादी के बाद अरे बहू, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे मतलब? कोई सर्जरी थोड़ी ना कराइए। वो तो क्या नाम, मैं ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहें तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले है, पीले। अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए। बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। खैर, अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम। दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अरे कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर। अच्छी खासी लड़की है, अरे कैसे करवाऊं ब्रश? ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या?
कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ, सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है। कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, है? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ हाँ, तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है, जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आई है। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। बताना कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ हाँ सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है। तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती। पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है। एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपकी यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार, सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप? वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजा जी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना। पर कोई ना, अच्छा है, चलो आ गई तो। रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई।
हैं? चले मंदिर। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बेरसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी। रोशनपुर नाम के गांव में चंदा और शांति नाम की जिठानी और देवरानी रहती थी। चंदा का पति बहुत पैसे वाला था, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, और उसके विपरीत शांति का पति बहुत ही गरीब और नशेड़ी था। शांति चंदा के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। भाभी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा खाना दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो तो आपके देवर नशे में उड़ा देते हैं। ये तुम लोगों का ना रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अब देवर जी कमाते नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पति तो तुम्हारी सारी कमाई दारू में उड़ा देता है, रहने दो भूखा उसे। अरे ऐसे मत बोलिए भाभी, आप तो जानती ही हैं कि वो मन के कितने साफ हैं, पर इस बेरोजगारी के कारण उन्हें दारू पीने की लत लग गई है। अरे अपना ये रोना गाना बाद में कर लेना, पहले काम निपटा ले घर का। मेरा और टाइम खराब ना कर। जा गेहूं पीस ले, फिर तुझे कपड़े भी धोने हैं। शांति रसोई घर में जाकर गेहूं पीसने लगती है। पीसते पीसते कुछ गेहूं वहां कपड़ों में गिर जाते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना ऐसे ही थोड़े गेहूं मैं अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाऊं, फिर एक बर्तन में जमा कर लूंगी और उसे पीसकर रोटी बना लूंगी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर एक दिन चंदा ने शांति को ऐसा करते हुए देख लिया। अरे पहले तो मुझे लगा तुम लोग बस गरीब हो, पर तुम लोग तो चोर भी हो। चोरनी कहीं की। मुझे तो लगता था तू गेहूं पिसती है, पर तू तो अपने पल्लू में गेहूं छुपा कर ले जाती है। निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो भाभी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए दया कर कर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया, पर तू और तेरा पति हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, मारना है तो मार भी लीजिए भाभी, पर मुझे काम से मत निकालिए। परिवार की बात है, वरना कोई और ऐसा काम करता ना तो धक्के मार कर कब से घर का बाहर निकाल दिया होता। रोते रोते शांति अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका नशेड़ी पति कहता है, अरे कहाँ रह गई थी कामचोर, इतनी देर क्यों कर दी? आज पैसे लाई कि आज भी खाली हाथ वापस आ गई है? अपने हाथ दिखा, जरूर पैसे छुपा लिए ताकि मैं दारू ना पी पाऊं। नहीं जी, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी, और अभी आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, उसी कारण तो आज हम लोगों की ये हालत हो गई है। किसी काम की नहीं है तू, बिना मार खाए समझेगी नहीं। रख, अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। रामलाल शांति को बहुत मारता है। शांति का मन दुखी हो जाता है और वो गांव के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो रामलाल जी की फिक्र करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शांति अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो ऊपर देखती है, जहाँ उसे एक छोटी सी परी दिखती है। आप कौन है? आप तो कोई परी लगती हैं। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो। शांति आंखें बंद करती है और जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है। उसकी छड़ी घुमाते ही पेड़ के सारे पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं। परी उनमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर से अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरह साधारण से दिखने लगते हैं। आंखें खोलो बेटा, लो इस पत्ते को ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। ये तो एक साधारण पत्ता है, इससे क्या होगा? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। शांति उस पत्ते को लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। सपने में उसे वही पेड़ वाली जादुई परी दिखाई देती है। बोलो शांति, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ हम बहुत अमीर हो जाए
और मेरे पति नशा करना छोड़ दें, उन्हें कोई काम भी मिल जाए। कल जब तुम सुबह नींद से जागोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अगली सुबह शांति नींद से जागती है। अपने आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोने चांदी रखे हुए थे। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा सोना, वो भी मुझ गरीब के पास। रामलाल जी को बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शांति जैसे ही कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बाहर जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है शांति, मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। और इस तरह शांति बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। रातों रात शांति के पास आए इतने पैसों को देखकर उसकी जिठानी उससे पूछती है, अरे क्यों रे शांति, कहीं बड़ा हाथ मारा है क्या? अचानक तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया? नहीं नहीं भाभी, ये सब तो जादुई परी के दिए हुए पत्ते का कमाल है। शांति जादुई पत्ते के बारे में सारी बात चंदा को बताती है, जिसे सुनकर चंदा के मन में लालच आ जाता है और वो झूठ मूठ रोते हुए उसी पेड़ के नीचे जाती है जहाँ उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखें बंद करो। जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तकिए के नीचे रखने को कहती है। चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसके कमरे में चारों तरफ सांप बिच्छू रहते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये कैसा पत्ता है जिसे लाने के बाद उस गरीब शांति के पास तो इतना सारा सोना आ गया और मेरे चारों तरफ ये सांप बिच्छू, अरे कोई बचाओ। चंदा अपनी जान बचाती हुई शांति के पास जाती है। चलिए भाभी, मुझे लगता है आपके घर में सांप बिच्छू को बस जादुई परी ही हटा सकती है। दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा। तुम झूठ मूठ बस पैसे के लालच के कारण यहाँ आकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हें जादुई पत्ते ने उसकी सजा दी। अरे मुझे माफ कर दीजिए जादुई परी, मेरे मन में लालच आ गया था। अरे शांति, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांप बिच्छू को गायब कर देती है। चंदा और शांति आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं।